हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। कोलोरेक्टल कैंसर को बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। हमने कई तरह के कैंसर के बारे में सुना होगा, लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में कम ही सुनने में आता है। इसलिए मार्च को कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके। कोलोरेक्टल कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज में इसके लक्षणों का पता लगाना मुश्किल होता है। इसलिए इसका ज़्यादातर पता एडवांस स्टेज में जाकर ही लगता है। आज इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर मनोज मूलचंदानी। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते। डॉक्टर, हमें समझाइए कि कोलोन का क्या रोल है और कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है। कोलोन या बड़ी आंत जिसे बोलते हैं, उसका मेन रोल होता है पानी अब्सॉर्ब करना। पानी और सॉल्ट्स अब्सॉर्ब करके वो मोशन बनाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर वो कोलोन नहीं होता तो वो पानी अब्सॉर्प्शन में गड़बड़ होता है। ओके। और वो पानी फिर रिटेन होता है, और जो सॉल्ट्स अब्सॉर्ब होते हैं वो नहीं होते, तो बॉडी में फिर सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कोलोन का। ओके। और तो आपने जैसा पूछा कि जी कोलोरेक्टल कैंसर क्यों होता है, कोलोरेक्टल कैंसर के कोई कारण, स्पेसिफिक रीजन, एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। ओके। और वो रिस्क फैक्टर्स हम आगे समझाएंगे। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कितनी तरह का होता है और इनके लक्षण क्या होते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर 4 या 5 टाइप्स के होते हैं। उसमें से एक बहुत कॉमन है जिसे एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। ओके। बाकी रेयर टाइप्स है। पर जनरली कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण मतलब रेक्टम में ब्लीडिंग, मोशन के टाइम ब्लड जाना, या अपने मोशन का हैबिट चेंज होना। जो ज्यादा मोशन, सडनली हम ज्यादा मोशन जाते हैं या अपना मोशन कम हो जाता है, खून कम हो जाना, अनीमिया बोलते हैं जिसे, वो एक ओके। कारण होता है। या पेट में दर्द होना। तो ये 4 लक्षण होते हैं। ओके। रेक्टल ब्लीडिंग, चेंज इन बाउल हैबिट हम बोलते हैं, मोशन का हैबिट चेंज होना, अनीमिया, लो हेमोग्लोबिन, और पेट में दर्द। ओके। तो ये लक्षण जो होते हैं वो शुरुआत से ही आने शुरू हो जाते हैं या काफ़ी लेट स्टेज में इनका पता चलता है? और ये कैंसर किन वजहों से होता है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो क्या हैं? हाँ, तो ये कैंसर के रिस्क फैक्टर्स जो हम बोलते हैं, नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री। ओके। तो अगर अपनी फैमिली, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, माँ बाप, भाई बहन, उनमें किसको है तो वो फैमिली को ज्यादा रिस्क होता है। कोई कोई कैंसर्स होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, तो जिनकी फैमिली में ये कैंसर है उनको ज्यादा चौकत होना है, बिकॉज अपने को फिर टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराने पड़ते जी हैं। बिल्कुल। दूसरे दूसरे रिस्क फैक्टर्स है डाइट। ये कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। ओके। इनफैक्ट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो मेल्स में ये थर्ड कॉमनेस्ट कैंसर है, और फीमेल्स में सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट। ओके। इंडिया में ये फिफ्थ कॉमनेस्ट कैंसर है एट दिस स्टेज, पर इंडिया में इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है। हम्म। तो डाइट, बिकॉज हम वेस्टर्नाइज डाइट खा रहे हैं, तो रेड मीट एक रिस्क फैक्टर है, प्रोसेस फूड रिस्क फैक्टर है, अगर हम कम फाइबर खाते हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर है। ओके। तो डाइट एक सेकेंड रिस्क फैक्टर है। थर्ड है स्मोकिंग, अल्कोहल। हम्म। ये दोनों हर कैंसर में हर कैंसर को बढ़ाते हैं, और कोलोन और रेक्टम कैंसर के लिए भी ये रिस्क फैक्टर्स है। चौथा है ओबेसिटी, मोटापा। आजकल हम देख रहे हैं मोटापे लोग ज्यादा है, पतले लोग कम हो रहे हैं, और नेक्स्ट 10 से 20 साल में उनकी इंसिडेंस ऑफ मोटापा बढ़ जाएगा। तो मोटापा बढ़ने से हर कैंसर को रिस्क है, और कोलोरेक्टल कैंसर भी रिस्की है। ओके। तो ये मेन रिस्क फैक्टर्स है। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज, जो लेस एक्सरसाइज, लेस वॉक करते हैं, उनका मोटापा बढ़ता है और कैंसर इंसिडेंस बढ़ता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स है इन शॉर्ट कोलोरेक्टल कैंसर्स के। ओके। जैसे कि आप लक्षणों की बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो ये लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स हैं, वो कौन सी स्टेज में दिखने लगते हैं या काफ़ी लेट स्टेज में इसका पता चलता है? हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये मैक्सिमम थर्ड स्टेज में पता चलते हैं। ओके। तो अगर हम 100 कोलोरेक्टल कैंसर देखें तो 40% लोग थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, 30% लोग फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, विच इज एडवांस स्टेज। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में ऑलमोस्ट 20 या 25% लोग ही डिटेक्ट होते हैं।
क्योंकि सिम्टम्स लेट आते हैं और अपनी कंट्री में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है ये कैंसर के। जी। वेस्टर्न कंट्रीज में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है जो रेगुलर टेस्ट करते हैं बिना कोई सिम्टम्स के। ओके। तो ये कैंसर्स अगर अर्ली स्टेज में पता करते हैं, इनफैक्ट प्री कैंसरस स्टेज में भी पता करते हैं, तो वो कैंसर होने से बच सकता है, या अगर कैंसर अर्ली है तो वो कंप्लीटली क्योर हो सकता है। ओके। अपनी स्टेज में, बिकॉज थर्ड और फोर्थ स्टेज में होता है, काफी एडवांस स्टेज में होता है। और आप मानेंगे अपनी कंट्री में प्रोग्नोसिस, मतलब इनका सर्वाइवल आफ्टर कोलोरेक्टल कैंसर वन ऑफ द पुअरेस्ट है इफ यू कंपेयर अदर कंट्रीज। ओके। 40% पेशेंट्स ही ये कैंसर डिटेक्ट होने के बाद बचते हैं अपनी कंट्री में, विच इज वेरी वेरी लो, ओके बिकॉज ये डॉक्टर। बहुत एडवांस जी। स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। ओके। भारत में इस कैंसर के हर साल कितने केस आते हैं और क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के कैंसर के पेशेंट्स में तेजी से इजाफा हुआ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब बहुत तेजी से नंबर्स बढ़ रहे हैं इसके? तो अगर हम लास्ट 5 साल भी देखें तो ये पहले 1 लाख में 2 जन को ये कैंसर होता था। ओके। 5 years में ये डबल हो गया है। अभी इंसिडेंस 4 to 4.5 इन 1 लाख पीपल। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन देखें तो बहुत ह्यूज नंबर है ये। और ये बढ़ रहा है बिकॉज हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हम उनका डाइट स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उनका जी। लिविंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा फाइबर और ज्यादा वेजिटेरियन बन रहे हैं और हम ज्यादा रेड मीट खा रहे हैं। जी। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और मोटापा का इंसिडेंस बढ़ रहा है तो ये कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ओके। तीसरा तीसरा कॉज है एज। ये कैंसर कॉमनली 60 इयर्स के बाद डिटेक्ट होता है। तो ओके। अपने देश में बिकॉज मेडिकल सुविधा बढ़ गई है, लोग 60-70 इयर्स, नॉर्मल लाइफ स्पैन 70-75 इयर्स हो गया है, तो ये कैंसर की इंसिडेंस ये भी एक कारण है जो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके। ये भी बताइए, इस कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट और स्कैन्स की ज़रूरत पड़ती है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब स्कैनिंग होने लगी है तो इसके ज़्यादा अब केसेस आ रहे हैं, तो कौन से स्कैन्स करवाने पड़ते हैं इसके लिए? तो ये एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट उसे बोलते हैं जो कैंसर आने से पहला या अर्ली कैंसर आए तो पता चले। वो टेस्ट हमारे देश में रूटीनली नहीं होते हैं पर लोग करवा सकते हैं। उसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है स्टूल टेस्ट। तो हम ओके। स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं जिससे पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिकली हम ब्लड लूज कर रहे हैं कि नहीं। बहुत कम लोग हैं जो अपने मोशन को पीछे देखते हैं कि उनमें ब्लड है कि नहीं। तो वो एक अच्छी आदत है कि हम अपना मोशन रेगुलरली चेक करें कि उसमें ब्लड जा रहा है कि नहीं। दूसरा है स्टूल ऑकल्ट ब्लड। जब भी हम अपना हेल्थ चेकअप कराए, प्लीज स्टूल चेक कराए कि उसमें ब्लड जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो एक अर्ली साइन है। बिफोर मैनिफेस्ट होना उसमें माइक्रोस्कोपिकली ब्लड आएगा। ओके। और तीसरा जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड, जो उसका मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, जहां एक कैमरा डालते हैं मोशन की जगह से और वो कोलोन को चेक करके अगर उसमें पॉलिप है या कैंसर है तो वो चीज का बायोप्सी ले सकते हैं। तो ओके। कोलोनोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है। जिनके फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की या 1-2 फैमिली मेंबर्स है, उनको कोलोनोस्कोपी ऑन अ रेगुलर बेसिस करानी चाहिए। ओके। बाकी जनों को एटलीस्ट स्टूल टेस्ट कराना चाहिए। ओके। बट जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्टूल में ब्लड आना, ये तो कई और बीमारियों के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इससे? तो ब्लड आने के बहुत कारण होते हैं और पाइल्स एक कारण है जो जी। कॉमन कॉमन कारण है। बाकी दूसरे दूसरे कारण होते हैं। नॉर्मली पाइल्स के कारण ब्लड आता है तो अगर हम उसकी बेसिक ट्रीटमेंट दे, जो स्टूल सॉफ्टनर्स, तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। कैंसर के कारण ये उससे उतना इलाज नहीं होगा। तो अगर 4 to 6 वीक्स तक हम ब्लीडिंग कर रहे हैं ऑन अ ओके। रेगुलर बेसिस, ओके। हमने पाइल्स का इलाज किया, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग हो रही है, हमको पाइल्स के साथ मोशन की हैबिट चेंज हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब है कि ये सिर्फ पाइल्स नहीं है, कुछ और है, तो हमें टेस्ट करानी चाहिए। ओके। ये वो भी। कोलोनोस्कोपी जी। आइडियल टेस्ट है। ओके। ये भी बताइए, क्या इस कैंसर का इलाज संभव है और किस स्टेज तक पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है? इनफैक्ट मेडिकल एडवांसेस इतने हुए हैं कि इनफैक्ट अगर स्टेज 4 कैंसर भी है जो सिर्फ एक ऑर्गन में गया है, दूसरे ऑर्गन में, स्टेज 4 मतलब वो दूसरे ऑर्गन में जाता है, अभी तो भी उसका अभी इलाज है। दवाइयां अच्छी आई है और ऑपरेशंस आजकल अच्छे होते हैं कि हम इवन 3rd स्टेज कैंसर्स को हम रूटीनली उनकी लाइफ बढ़वा सकते हैं। और 60% ऑफ पेशेंट्स जो 3rd स्टेज कैंसर में डिटेक्ट होते हैं वो ये कैंसर से क्योर हो सकते हैं। ओके। और 4th स्टेज में भी अगर वो अर्ली 4th स्टेज है या एक ऑर्गन में ही कैंसर गया है तो वो कैंसर्स भी आज क्योरेबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बराबर इसका डायग्नोसिस होना चाहिए
और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए विच इज डन बाय अ प्रॉपर टीम। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कौन सी स्थिति में कोलोन को निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है और उसे निकालने के बाद मरीज को कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? नाउ ये कोलॉन और रेक्टम में अगर कैंसर हो तो उसका मेन इलाज सर्जरी होता है, जिसमें वो कोलॉन या रेक्टम का पार्ट निकालना पड़ता है। नाउ राइट कोलॉन बड़ी आता है, मैं एक आपको मॉडल दिखाऊंगा जिससे हम थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मॉडल है, ये पार्ट अगर हम देखें ये कोलॉन का फर्स्ट पार्ट है जी। जहां मोशन ऐसे जाता है और यहां से हम मोशन पास करते हैं, इसे रेक्टम कहते हैं। ओके ये कैंसर ज्यादा से ज्यादा रेक्टम में देखा गया है। उसके बाद पहले पार्ट में जिसे हम सीकम कहते हैं या फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलॉन कहते हैं। तो ये Okay. दो जगह पे ये कैंसर कॉमन है, बाकी जगहों पे भी होता है। तो ये जो पार्ट में होता है वो उसके आजू बाजू का पार्ट भी हमको निकालना पड़ता है। जैसे अगर रेक्टम में है तो रेक्टम और थोड़ा कोलॉन निकालना पड़ता है, और अगर ये पार्ट में है तो उस लगभग ये 1/3 हिस्सा कोलॉन का निकालना पड़ता है। ओके नाउ नॉर्मली बॉडी अपनी काफी एडजस्ट करती है, तो अगर 1/3 कोलॉन निकालते हैं या रेक्टम निकालते हैं तो काफी हद तक हमारी बॉडी एडजस्ट करती है, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके रेक्टम अगर निकालना पड़ता है तो लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि रेक्टम अपने मोशन को स्टोर करके फिर हम मोशन पास करते हैं, वो स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है रेक्टम निकालने के बाद मोशन नॉर्मली अगर 1 या 2 बार जाते हैं तो 5 से 6 बार जाना पड़ता है। ओके बट स्लोली स्लोली बॉडी अडेप्ट करती है। बट बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होते हैं, डाइट में बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं होता है कोलॉन का पार्ट निकालने में। रेक्टम में थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लगता है, पर उतना मुश्किल नहीं है रहना ये ऑपरेशन के बाद। ओके तो आप ये भी बताइए कि इस कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, और मार्च मंथ जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है, तो इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो पहले ये कैंसर से कैसे बचा जाए। कैंसर अगर हम एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, और नंबर 2 कि अपना रेगुलर चेकअप कराएं, स्क्रीनिंग। तो ये कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट हो तो ये कंप्लीटली क्योरेबल है। अगर हम हेल्दी लाइफ रहे तो लेट्स होप हम और ये कैंसर्स के रेट्स कम हो जाए। जी और आपने ये कहा कोलोरेक्टल अवेयरनेस मंथ है, ये मंथ मार्च को माना जाता है, और मैं यही यही मेरी तरफ से ये बोलूंगा लोगों को कि प्लीज अपना डाइट ख्याल कीजिए, फाइबर डाइट खाइए, और अपना रेगुलर चेकअप्स कराइए, स्टूल चेक तो मिनिमम कराइए। और अगर कोई भी सिम्टम्स है कि हमें ब्लीडिंग है जो रुक नहीं रही है या मोशन की हैबिट्स अपनी चेंज हुई है, तो उसे प्लीज जल्द से जल्द चेकअप कराइए, उसे इग्नोर मत कीजिए। बिकॉज हम जल्दी चेकअप करेंगे तो हम डायग्नोज जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी और डिटेक्ट कर पाएंगे, डायग्नोज हाँ जी, उतनी उतना जल्दी हम इलाज उतना संभव है। इलाज कर सकते हैं और उनकी लाइफ हम सेव कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हम सब जानते हैं कि हमारी सभी बीमारियों की जड़ हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इसलिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और किसी भी तरह के लक्षणों को नज़रअंदाज मत करिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com
and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.